पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। पंजाब के हुक्मरान क़ब्ल मसीह के दौर में। पंजाब में हुकूमत के कई दर्जे हैं। अगर हम क़ब्ल मसीह से इसका जायज़ा लें तो हमें ये पता चलता है कि क़ब्ल मसीह में पंजाब में सबसे पहले ईरानियों की हुकूमत थी। मिसाल के तौर पर 521 क़ब्ल मसीह में ईरानी शहंशाह दारा की हुकूमत थी और जो पंजाब में बसे राजा उन्हें खराज दिया करते थे। फिर उसके बाद नौशेरवान आ गया और फिर वही खराज नौशेरवान को देते थे। सिकंदर आज़म और राजा पोरस में जंग और टैक्सिला की कहानी। उसके बाद सिकंदर आज़म ने 327 क़ब्ल मसीह और 325 क़ब्ल मसीह के दौरान जब उसने पंजाब पर हमला किया तो उसने नौशेरवान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और यहाँ आकर ईरानियों की बादशाहत ख़त्म हो गई और यहाँ से पंजाब में यूनानियों की बादशाही कायम हो गई। इन यूनानी बादशाही के नीचे राजा हुआ करते थे जो मकामी थे। उन राजाओं में भी अभी तक ज़ात बरादरी इतनी पक्की नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर उस वक्त मगध में जो मौजूदा पटना का इलाका कहलाता था तो उस वक्त वहाँ नंदा शाही कायम थी। जब इस इलाके में सिकंदर आज़म आया था तो उसकी जंग राजा पोरस से हुई थी। मगर इस लड़ाई की तफसील जानने से पहले हम टैक्सिला का जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक इस तमाम किस्से से जुड़ा हुआ है। टैक्सिला जो है एक बहुत बड़ा राजगढ़ था और इस राजगढ़ के राजा का नाम टैक्सिला था। इस वजह से इसका नाम टैक्सिला पड़ गया। ये राजा टैक्सिला सिकंदर आज़म के साथ मिल गया और सिकंदर के साथ मिलकर उसने अपनी दुश्मनी राजा पोरस के साथ निकाली और उस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पोरस तो हार गया तो उसने सिकंदर आज़म ने जब राजा पोरस से पूछा बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए तो राजा पोरस ने कहा वही सलूक करना जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। इस बात पर सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को छोड़ दिया था। नंदा शाही क्या थी? अब हम आते हैं मगध में मौजूद नंदा शाही के किस्से पर जो हमने बीच में अधूरा छोड़ दिया था ताकि आपको इसका पंजाब की हड़प्पा तहजीब से उसकी मुमासिलत मिल सके। राजा पोरस ने सिकंदर आज़म को यह बताया कि मगध में जो नंदा शाही है उसका राजा एक नाई का बेटा है और उसके खिलाफ लोग इसलिए भी थे कि वो एक नाई का बेटा था। मगर इस बात से ये भी साबित होता है कि उस वक्त तक जात पात का निज़ाम कायम नहीं हुआ था और एक नाई का बेटा भी बादशाह बन सकता था। किस्सा मशहूर है कि किसी नाई ने किसी रानी से ताल्लुक़ कायम कर लिया था और नाई के साथ मिलकर बादशाह को कत्ल कर दिया था और नाई के साथ मिलकर हुकूमत कायम कर ली थी और उसके बतन से एक बच्चे ने जन्म लिया और आगे जाकर वो बादशाह बन गया। इसलिए अवाम उसे नाई समझते थे।
चंद्र गुप्त मौर्य की हुकूमत। पंजाब में सिकंदर आज़म के बाद जो हुकूमत आई वो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। बहुत सारी मुक़द्दस किताबों और सहीफ़ों से जिनका ताल्लुक़ मज़हब जीन मत और बुद्ध मत से है, उसके मुताबिक उस इलाके के सारे लोग जीन मत से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में उन्हें खत्री कहा जाने लगा, जो खश्तरी से निकला था। मगर तारीख़ इस बात की वजाहत करती है कि वो खश्तरी भी ना था। असल में चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम जो था वो मूरा था और वो शूद्र समाज से ताल्लुक़ रखती थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भी मौर्य कहा जाने लगा। ये एक लंबी कहानी है और कई कहानियाँ तारीख़ में मौजूद हैं कि किस वजह से चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। कहीं ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मूरा में पैदा हुआ था, इसलिए इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता था। ये भी मशहूर है कि बादशाह ने उसके सारे भाइयों को कत्ल कर दिया था। चंद्रगुप्त को छुपा लिया गया था और फिर एक गवाले के हवाले कर दिया गया था। गवाले ने आगे उसे किसी शिकारी को बेच दिया था। वहाँ चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, वो एक मशहूर राइटर था। उसने अर्थशास्त्र भी लिखी थी। उसकी दिली तमन्ना थी कि वो नंदा शाही को तबाह करना चाहता था। किस्सा ये है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी के पास खेलते हुए देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह बना हुआ है और इस बच्चों के खेल में वो हुक्म चला रहा था। तो तभी उसने सोचा कि ये बच्चा बड़ा होकर बादशाह बन सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से लेकर टैक्सला आ गया। टैक्सला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की तालीम और तरबियत हुई। इसका मतलब पंजाब में इसकी तालीम मुकम्मल हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तालीम मुकम्मल करवाने के बाद चाणक्य ने पंजाब के राजाओं को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त मौर्य की क़ियादत में यूनानियों को शिकस्त दी और उन्हें पंजाब से बाहर निकाल दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नंदा शाही पर हमला करके पहली बार तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पहली बड़ी बादशाही कायम की थी। लेकिन तारीख को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उस वक्त तक ज़ात पात इतनी सख्ती से कायम नहीं हुई थी। दूसरी ये बात भी तारीख से पता चलती है कि मज़हब जीन मत और बुद्ध मत, इस इलाके में दो बड़े मज़हब कायम थे। चाणक्य या कौटिल्य का किरदार। हड़प्पा तहजीब की तारीखी शवाहिद से ये भी पता चलता है कि हड़प्पा तहजीब में मौजूद तंत्रवाद बुद्ध मत मज़हब से करीब था और बुद्ध मत मज़हब में पाया भी जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तारीख बताती है कि बुढ़ापे में वो भगत बन गया था और फिर सारी उम्र उसने भक्ति में गुजारी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का सिर्फ यही पहलू नहीं था, बल्कि चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में चाणक्य ने यह भी बयान किया है कि दुश्मनों को किस तरह से ख़त्म करना है, और फिर ये भी बताता है कि जासूस किस तरह से तैयार किए जाते हैं और दुश्मनों में किस तरह से फूट पैदा करनी है। और इसके अलावा चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मुख्तलिफ जासूसों की तनख्वाहों का भी जिक्र किया है कि किस तरह के जासूस हैं तो उनके कितने पैसे देने होते हैं। ये उसने इसलिए लिखा था कि हड़प्पा तहजीब के लोग जो उस दौर में इकट्ठे होकर जंग किया करते थे,
اس کے اتحاد کو کس طرح سے توڑا جائے اور کس طرح سے تباہ کیا جائے۔ ان ہڑپا تہذیب کے لوگوں کو توڑنے کے لیے یہ سب ارتھ شاستر میں لکھا گیا تھا، اور انہیں توڑنے کے لیے چانکیہ، جسے کوٹلیا بھی کہا جاتا تھا، اس نے دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا، کیونکہ یہ قبیلے جو ہڑپا کے لوگوں پر مشتمل ہوتے تھے وہ وقتی طور پر تو ٹوٹتے تھے اور پھر اکٹھا ہو جاتے تھے اور پھر ان کے خلاف پھر سے لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ چانکیہ نے چندر گپت موریہ کو مشورہ دیا کہ ان کو چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بسا کر انہیں خود کفیل کرتے چلے جاؤ تاکہ یہ ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ اسی لیے موریہ کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے ایسے پنڈ یا گاؤں بسائے جو خود کفیل تھے، جس کی وجہ سے ہڑپا تہذیب کے لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے موریہ نے ہڑپا کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پنڈ میں تقسیم کر دیا تھا اور انہیں ترقی کے نام پر خود کفیل کرتا چلا گیا، اور ان پنڈ اور گاؤں کا ایک دوسرے سے رابطہ ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ پنڈ کا نظام جو موریاؤں نے بنایا تھا وہ آج کے دور میں 1960 تک اسی نظام کے آثار ملتے ہیں۔ اس تقسیم کی وجہ سے جہاں لوگوں کا اتحاد ختم ہو گیا تھا اور اسی نظام کے تحت ترقی کے راستے بھی محدود ہو گئے تھے، جو ہڑپا تہذیب میں مل کر ترقی ہوا کرتی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات اور تصورات کا عمل بھی ختم ہو گیا تھا اور ہڑپا تہذیب اس طرح سے بکھر کر رہ گئی تھی۔ اشوکا کی حکومت۔ اس کے بعد چندر گپت موریہ سلطنت کا آخری بادشاہ جو آیا وہ اشوکا تھا۔ اشوکا جس نے 232 قبل مسیح سے لے کر 268 صدی عیسوی تک تقریباً 500 سال تک پنجاب پر اپنا راج قائم رکھا اور حکومت کی۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موریہ نے جو نظام قائم کر دیا تھا وہ بہت اچھا اور پکا نظام تھا، اور ڈی سینٹرلائزیشن کی یہ جھلک آج کے دور میں بھی نظر آتی ہے۔